नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूं कि अच्छे होंगे और प्रार्थना है कि अच्छे ही रहें। आज फिर मैं आपके साथ हूं एक नई कहानी के साथ, जिसका नाम है लाल मिर्च बाय अमृता प्रीतम। डॉक्टरों के इंजेक्शन को छोड़ो यार, जिस घर के कुत्ते ने काटा है उस घर की लाल मिर्ची अपने जख्म पर लगा लो, एक दोस्त ने कहा। जिस घर के कुत्ते ने काटा है, अगर उस घर की कोई सुंदर लड़की तुम्हारे जख्म पर पट्टी बांधे, लड़कियां भी तो लाल मिर्च होती हैं, दूसरा दोस्त बोला। तो कॉलेज के सभी दोस्त हंस पड़े। वह जिसे कुत्ते ने काटा था हंसकर कहने लगा, यार उसका तो अच्छा है, पर तुमने आजमाया हुआ है ना। गोपाल ने अपनी उम्र की सीढ़ी के 18वें डंडे पर पांव रखा हुआ था और गोपाल को लगा कि इस डंडे पर जवानी के एहसास का एक कुत्ता दुबक कर बैठा था और आज उसने अचानक पागलों की तरह उसके टांग में से मांस नोच दिया था। उस दिन गोपाल का मन अपने जख्म पर लगाने के लिए लाल मिर्च जैसी लड़की ढूंढने लग गया था। लड़कियां तो भोपाल के कॉलेजों में भी थी, पड़ोस के घरों में भी थी, उस शहर की गलियों में भी और अन्य शहरों में भी, पर जिस लड़की को मैं ढूंढ रहा हूं वह कहाँ है, कहाँ है वह, गोपाल सोचता था। और फिर गोपाल लड़कियों को ऐसे देखता जैसे थाली में से दाल को बिना जाता है। वह दाल में से पत्थरों की तरह उन्हें बिन लेता था। उसे सभी पुरानी उपमाएं याद आ जाती थीं। लटकती हुई चंदन जैसी लड़की, देवदार के वृक्ष जैसी लड़की, चांद के फांक जैसी लड़की। और फिर गोपाल सोचता, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, उसी तो केवल लाल मिर्च जैसी लड़की चाहिए। वैसे तो कॉलेज के सभी लड़कों में पुस्तक और कोर्सों की बजाय लड़कियों की बातें लंबी हो गई थी और गोपाल की हर एक बात को अपने घर जाने के लिए जैसे लड़की शब्द के दरवाजे में से गुजरना पड़ता था। कभी रेडियो पर नूरजहां की आवाज आती, तुम्हारे मुंह पर काले रंग का तिल है ए सियालकोट के लड़के, तो गोपाल अपने लाल होठों पर एक मोटे से तिल को अंगुली से टटोलने लगता था और फिर जैसे नूरजहां को संबोधित करते हुए कहता, इसकी जगह लायलपुर के लड़के भी तो कहा जा सकता था। नूरजहां ने तो गोपाल की बात कभी सुनी नहीं और कॉलेज के लड़कों ने गाना जरूर शुरू कर दिया था, लायलपुर के लड़के, ओ लायलपुर के लड़के। इससे तो गोपाल की जबान और भी सूख जाती थी, उसे और प्यास लगने लगती थी। कभी नूरजहां, कभी एक लड़की यह बात कहे। भुने हुए चने बेचने वाला कहता, बंबई का बाबू मेरा चना ले गया, तो गोपाल हंसता, चना ले गया तो ऐसे कहता है जैसे इसकी लड़की भगा कर ले गया हो। ऐनक वाली लड़कियां गोपाल को लड़कियां नहीं लगती थीं। जब भी आंखों को देखना हो पहले कांच की दीवार पार करनी पड़ती है। गोपाल कहता था, उन लड़कियों को लड़कियों की सूची में से निकाल देना चाहिए। किसी लड़की ने ऊंची धोती बांधी हुई होती, पांव में जुराबे पहनी होती, हाथ में छतरी पकड़ी होती, तो गोपाल हंसकर मुंह फेर लेता, यह लड़की थोड़े ही है, यह तो मास्टरनी है, मास्टरनी। जो विद्यार्थी गणित में कमजोर हो वह मास्टरनी से शादी कर ले। किसी लड़की ने गहरे रंग के कपड़े पहने होते या बाहों में चूड़ियां बहुत ज्यादा पहनी होती, तो गोपाल कहता, यह तो रंगों का विज्ञापन है, लड़की तो बीच में से कहीं निकल गई, बस पूरी की पूरी चूड़ियों की दुकान है, दुकान। किसी की बारात जा रही होती तो गोपाल उदास हो जाता, बेचारे का दिवाला निकल गया। और गोपाल कहता, जब मनुष्य प्रेमी बनने से पहले पति बन जाता है तो समझो अब बेचारे के पास पूंजी बिल्कुल नहीं रही और उसने घबराकर दिवालिया होने की अर्जी दे दी है। शायद वो किसी प्रेमिका से ही शादी करने जा रहा हो। गोपाल का कोई दोस्त कहता, नहीं यार, जुल्फ को सर करने में उम्र लगती है। गालिब की डोमिनी और लोगा की जिप्सी, इन दरवाजों पर कभी बारात नहीं जाती। गोपाल कई वर्ष तक इन जुल्फों की बातें करता रहा, जिसके सर करने में उसने उम्र लगा दी थी। और गोपाल ने टटोल टटोल कर देखा, काली रात जैसे बाल,
पर उसे किसी रात में नींद ना आती थी। सघन जंगल जैसे बाल, पर वह किसी जंगल में ना खो सका। समुद्र की लहरों जैसे बाल, वो किसी लहर में गोता ना लगा सका। गोपाल के जो साल जुल्फ को सर करने में लगाने थे, वह जुल्फ को ढूंढने में निकल गए। और फिर गोपाल अपने सालों के खो जाने से घबरा गया। तुम भी अब हमारी तरह दिवालियेपन की अर्जी दे दो यार। कॉलेज के पुराने साथियों में से जब कोई गोपाल को मिलता, मजाक करता। उम्र के 18वें वर्ष में जवानी के पागल कुत्ते ने गोपाल की टांग को काटा था, और उस जख्म पर लगाने के लिए गोपाल लाल मिर्च जैसी लड़की ढूंढ रहा था। पर अब उम्र के 32वें वर्ष में उस जख्म का जहर उसके सारे शरीर में फैलने लग गया था। अब गोपाल सोचने लग गया था, वह ना गालिब है ना लोका, वह गोपाल है, या ईश्वरदास, या शेर सिंह, या अल्लाह रखा। और उसने सर झुका दिया और दिवालिया होने की अर्जी दे दी। क्यों यार, आज डोमिंग के घर बारात आएगी या जिप्सी के घर? सुनाओ, भाभी कैसी हैं? और कुछ नहीं तो हम तुम्हारी लाल मिर्ची के देवर जरूर बन जाएंगे। बेशक सोने की अंगूठी की जगह हीरे की अंगूठी देनी पड़े। गोपाल अपने दोस्तों के मजाक को अपने हाथ पर सुहाग के लाल रंग के धागे की तरह बांधा जा रहा था। हंसता हुआ कह देता, मास्टरनी है मास्टरनी, ऐनक भी लगाती है तुम्हारी भाभी। माँ ने जब रिश्ता किया था, गोपाल से कहा था अगर वह चाहे तो किसी बहाने लड़की दिखा देगी, पर गोपाल ने स्वयं इनकार कर दिया था। जब दिवालिया होने की अर्जी ही देनी है तो फिर देखना क्या। डोली दरवाजे पर आ गई। बहुत सुंदर है, बहु घर का श्रृंगार है, उसे रुपए देते समय गोपाल की ताई कह रही थी। और गोपाल सोच रहा था, जब लोग दरवाजे के सामने कोई भैंस लाकर बांधते हैं तब भी यही कहते हैं, भैंस तो घर का श्रृंगार होती है। और जब मैं डोली लेकर आया हूं, अब भी लोग यही बात कहते हैं, बहू तो घर का श्रृंगार होती है। पर भैंस और बहू में जो फर्क होता है वह कहां गया? और फिर गोपाल खुद ही हंस देता, यह भी वही फर्क है जो प्रेमी और दूल्हे में होता है। गोपाल की पत्नी ना ही इतनी सुंदर थी ना ही कुरूप, बस आम लड़कियों जैसी दिखती थी, ठीक ठाक लगती थी। गोपाल को ना कोई चारा था ना कोई शिकायत। वह भांति भांति के कपड़े पहनती। गोपाल उसे कभी रंगों का विज्ञापन ना कहता। वह सुहाग की चूड़ियां और दहेज के कड़े सब कुछ एक साथ पहन लेती। गोपाल उसे कभी जेवरों की दुकान ना कहता। आजकल गोपाल को जवानी के शुरू के दिनों में पढ़ा हुआ एक अंग्रेजी उपन्यास याद आया करता था, जिसमें अपने सपनों की लड़की ढूंढने के लिए कोई उम्र लगा देता है पर उसे ढूंढ नहीं पाता। फिर मरते समय अपने बेटे को अपनी सारी रूपरेखा और सारी लगन देकर कहा जाता है कि वह इस किस्म की आंखों वाली, इस किस्म के नक्शे वाली और इस किस्म के बालों वाली लड़की को जरूर ढूंढे। और सारी उम्र की खोज के बाद उसका बेटा यही बात अपने बेटे को लिखकर देकर जाता है। गोपाल सोचता, जीवन की हार गालिब के अंदाजे से बहुत बड़ी है। आजकल गोपाल सोच रहा था कि उसके घर एक पुत्र जन्म लेगा, उसी की मुखाकृति, उसी का दिल, उसी के सपने। और जब उसका पुत्र जवान होगा, वह एक लाल मिर्ची जैसी लड़की जरूर ढूंढेगा और फिर सारा संसार उसी की आंखों में दिखेगा। गोपाल की पत्नी जब चाय बनाने के लिए रसोई में गई तो गोपाल ने अपनी पत्नी को हल्का सा मजाक किया, मैं सारा महीने इंतजार करता हूं और तुम महीने के बाद मेरे सारे सपने तोड़ देती हो। शायद इन्हीं शब्दों का असर था कि अगले महीने गोपाल की पत्नी के दिन लग गए और गोपाल की बाहों में जैसे अभी से उसका बेटा खेलने लग गया। खट्टी या नमकीन चीज तो उसने कभी मांगी ही नहीं। हमेशा इसका मन मीठी चीजों के पीछे भटकता है। जरूर बेटा होगा। तुम्हारे जन्म के समय भी मुझे गुड़ की खीर ही अच्छी लगती थी। माँ जब कहती, गोपाल को लगता अब तो उसका बेटा तोतली बातें भी करने लगा है। यह 9 महीने गोपाल को पिछले 9 वर्षों के समान प्रतीत हुए। और फिर घर में घी, अजवाइन इकट्ठी होने लगी। कमरे का दरवाजा बंद किया हुआ था।
गोपाल ने बाहर बरामदे में बैठकर कागज और कलम और पुस्तक अपने सामने इसी तरह रखी हुई थी जिसे देखने वाले को लगे कि उसे सिर उठाने की फुर्सत ही नहीं। और गोपाल पुस्तक की कोई पोस्ट कभी ऊपर करके देखता, कभी नीचे। जो पंक्तियां सामने आती उसको कागज पर लिखने बैठ जाता। दरवाजे के पास बैठा हुआ था और उसके कान अंदर की आवाज के लिए सतर्क थे। जरा हिम्मत कर बेटी, बेटों का इसी तरह जन्म होता है। बस बस, दांतों तले जबान रख। रह रहकर दाई की आवाज आ रही थी और गोपाल प्रतीक्षा कर रहा था। अभी अभी वो कहेगी, लाख लाख बधाइयां गोपाल की माँ, यह लो बेटा हुआ है। एक बार दाई बाहर आई भी थी। कहने लगी, बेटा गोपाल, जाकर जरा शहद तो ले आ। गोपाल वहां से जाना ना चाहता था। क्या पता बाद में जल्दी ही कुछ हो जाए, उसकी पहली आवाज सुन लूंगा। वह दाई से कहने लगा, शहद की याद तुम्हें अब आई है? सारा काम पड़ा हुआ है मेरे सामने। कल मुझे यह सारा काम दफ्तर में करके देना है। तुम मर्दों को तो बस अपने ही काम की पड़ी रहती है। आखिर बूढ़ी उम्र है, कई बातें भूल जाती हूं। दाई कह रही थी कि गोपाल की मां ने सारी मुश्किल ही दूर कर दी। कहने लगी, हमारे यहां कभी किसी ने शहद नहीं दिया। हम तो उंगली पर थोड़ा सा गुड़ रखकर लगा देते हैं। अच्छा, गुड़ ही सही। और दाई यह कहती हुई अंदर चली गई। गोपाल के कान फिर से दरवाजे की ओर लगे हुए थे, पर दाई का मिनट पता नहीं कितना लंबा था। वह अभी तक कह रही थी। दांतों तले जबान दबा, जरा जोर लगा। फिर अचानक बच्चे के रोने की आवाज आई। गोपाल का सांस जैसे किसी ने हाथ में पकड़ लिया हो। वह ना नीचे आ रहा था, ना ऊपर को जा रहा था, और अभी तक दाई की आवाज नहीं आई थी। उसे बच्चे की आवाज की अपेक्षा दाई की आवाज की अधिक प्रतीक्षा थी। और फिर दाई की आवाज आई, लड़की। गोपाल की कुर्सी जैसे कांप सी गई। उसकी मां शायद पानी लेने बाहर आई थी। गोपाल के होंठ कांपे। मां, लड़की? नहीं बेटा नहीं, तू भी पागल है। जब तक औल नहीं गिरती, दाइयां यही कहती हैं। अगर वह कह दे कि बेटा हुआ है तो मां की खुशी के कारण औल ऊपर चढ़ जाती है। ये औल भी न जाने क्या बला है, ना नीचे गिरती है, ना ही दाई कुछ आगे बोलती है। गोपाल की कुर्सी अब यद्यपि पहले की तरह कांप नहीं रही थी, पर फिर भी गोपाल ने उसे दीवार के साथ लगा लिया था। बेटी हो या बेटा, जो भी हो, भाग्यवान हो। दाई की आवाज आई, बेटी तो लक्ष्मी होती है, इस बार बेटी तो अगले साल बेटा। मां दाई से कह रही थी। लड़की है कि रेशम का धागा? मां कह रही थी या दाई कह रही थी? इस बार गोपाल से आवाज पहचानी नहीं गई। उसकी कुर्सी कांपी और कुर्सी के कारण जैसे सारी दीवार डगमगा गई। उसे लगा वह बूढ़ा हो गया था। लाला गोपाल दास और उसकी पत्नी अपने घुटनों को दबाती हुई कह रही थी, लड़की इतनी बड़ी हो गई है, कोई लड़का देखो ना। कहाँ छुपाऊं, अब तो यह आंचल में भी नहीं छिपती। एक तो इतनी सुंदर, ऊपर से जमाना इतना बुरा है। और फिर उसके दरवाजे पर बारात आ गई। उसके दामाद ने उसके पांव छुए। उसकी बेटी लाल सुर्ख कपड़ों में लिपटी हुई थी। डोली के पास जाकर उसे प्यार देने लगा। उसकी बेटी बिल्कुल लाल मिर्च, लाल मिर्च। लड़की, लड़की, लाल मिर्च। गोपाल को लगा आज किसी ने खूब सारी मिर्ची उठाकर उसकी आंखों में डाल दी थी। यह थी अमृता प्रीतम की कहानी लाल मिर्च। ऐसी ही कई कहानियां सुनने के लिए और अपने साहित्य से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।